एस्पिरेंट्स, धिंगड़ा क्लासेस की नई वीडियो सीरीज वित्तीय समाचार की इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में वित्त जगत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट साझा करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, वीडियोस हम आपके लिए निरंतर लेकर आ रहे हैं और धिंगड़ा क्लासेस की पूरी टीम जी जान से इसमें मेहनत भी कर रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारी इस मेहनत का लाभ अधिक से अधिक एस्पिरेंट्स तक पहुंचे जो किसी भी कारण से जीके और करंट अफेयर्स को सही लेवल पर तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जानते ही हैं कि विद्याधन जितना बांटे उतना बढ़ जाता है, तो इसी एफर्ट को आप भी शेयर करें, दूसरे एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। फेसबुक पर लाइक करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। तो आशा है कि आप इस रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो लेक्चर को। सबसे पहली वित्त समाचार जो है वो रिलेटेड है अनलिस्टेड कंपनी से, गैर सूचीबद्ध कंपनियों से। न्यूज़ ये है कि केंद्र सरकार ने गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्टेड यानी कि सूचीबद्ध और अनलिस्टेड यानी कि गैर सूचीबद्ध कंपनियों में क्या डिफरेंस होता है। जिस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग यानी कि लेन देन, खरीदना बेचना स्टॉक एक्सचेंज पर जनता कर सकती है, उस कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज की लिस्ट में उसका नाम शो होता है। इसी तरह से अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, जिसके शेयर्स की ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर कस्टमर के लिए, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो लिस्टेड कंपनी जो होती है उसके लिए शुरू से ही ये रूल था कि जो भी कंपनी किसी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो गई, उसके लिए अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में अवेलेबल कराना ज़रूरी था। मतलब उसके शेयर्स को अगर खरीदना बेचना है तो आप उसको पेपर फॉर्म में खरीद बेच नहीं सकते। पेपर फॉर्म यानी कि जैसे नोट होते हैं कागज़ के रूप में, उस फॉर्म में खरीद बेच नहीं सकते। लेकिन ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट अनलिस्टेड कंपनी के लिए नहीं थी। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को पेपर फॉर्म यानी कि कागज़ की फॉर्म में खरीदा बेचा जा सकता था। अब जान लें कि डीमैट यानी कि डीमैटीरियलाइज्ड फॉर्म आखिर होता क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे अकाउंट बैंक में होते हैं। बैंक अकाउंट में हमारे जो पैसे होते हैं वो कागज़ की फॉर्म में ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विजिबल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डीमैटीरियलाइज्ड। मटेरियल का उल्टा डीमैटीरियलाइज्ड। इसी तरह से जो डीमैट अकाउंट होता है किसी भी शेयर होल्डर का, उसमें उसके द्वारा ओन्ड, उसके मालिकाना हक वाले सारे शेयर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डीमैट फॉर्म में विजिबल होते हैं। अब न्यूज़ जैसे कि स्क्रीन पर विजिबल है कि अनलिस्टेड कंपनियों के लिए अब अपने शेयर्स को पेपर फॉर्म में इशू करना या फिर हस्तांतरित करना, खरीदना बेचना संभव नहीं होगा, क्योंकि शेयर्स को अब कंपल्सरीली डीमैटीरियलाइज्ड फॉर्म में ही जारी किया जा सकेगा, ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि सरकार ने ये गाइडलाइंस आखिर जारी क्यों की है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी क्यों किया गया। अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं पहले पेपर फॉर्म में अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती थी, जिसका कि मिसयूज़ हो रहा था काले धन को सफ़ेद करने में। फॉर एग्जांपल, जैसे बैक डेट में आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदकर अपने आज के काले धन को वाइट मनी कर सकते हैं। तो इस मिसयूज़ को रोकने के लिए सरकार ने पेपर फॉर्म को ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और 2 अक्टूबर से ये नई गाइडलाइंस जो लागू हो जाएंगी, इसके अकॉर्डिंग अनलिस्टेड कंपनीज को भी अब डीमैट फॉर्म में ही अपने शेयर्स का लेन देन करना पड़ेगा। अब इस गाइडलाइन से और क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। पहला कि इससे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बढ़ जाएगी और डीमैट शेयर्स को कोलेट्रल यानी कि गिरवी की फॉर्म में भी रखा जा सकता है और पेपर फॉर्म के ऊपर जो भी डिस्प्यूट थे, जो भी झगड़े थे, वो अब खत्म हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, कि गवर्नमेंट की ब्लैक मनी के अगेंस्ट ड्राइव में एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे कि आपको पता ही है कि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2 लाख के करीब शेल कंपनीज को फ्रीज किया है, बंद किया है। शेल कंपनीज क्या होती हैं, जो सिर्फ नाम की कंपनीज होती हैं, उनका एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होता है, लेकिन लोगों की ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए उसका मिसयूज किया जाता है। तो इस तरह की कंपनीज को खत्म करने में, बंद करने में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो कोशिश की है, 2 लाख इस तरह की कंपनीज को बंद करके। अब यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है
कि सरकार को इस तरह की गाइडलाइंस जारी करने की पावर कहाँ से मिलती है। ये पावर जो है वो सरकार को मिलती है कंपनीज एक्ट की धारा 29 सेक्शन 29 से। तो ये था ब्लैक मनी में इंपॉर्टेंट कदम केंद्र सरकार का। इसमें दोस्तों एक और चीज जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि डीमैट अकाउंट जो है वो आखिर क्या होता है। जैसे कि बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए हम जाएंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी जो है वो क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं डिपॉजिटरी के। जैसे कि एलआईसी है उसके एजेंट होते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी के क्या होते हैं, एजेंट, जिनको बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। किसी भी कस्टमर को अगर शेयर्स में लेन देन करना है तो उसे डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ेगा, और डिपॉजिटरी के पास वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में कड़ी का काम करते हैं। आजकल जैसे बैंक्स जो हैं वो अलग अलग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं। भारत में जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 2 डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये डिपॉजिटरीज इन्वेस्टर्स को शेयर्स सेल करने में, बाय करने में हेल्प करती हैं अपने एजेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारी न्यूज है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड। ये कंपनी का नाम है ILFS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। न्यूज ये है कि इस कंपनी ने सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से लोन ले रखा था। इस लोन में इस कंपनी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। इस कंपनी का मुख्यालय जैसे कि स्क्रीन पर विजिबल है मुंबई में स्थित है, और ये भारत की एक अग्रणी वित्तीय कंपनी है। इस कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। इस कंपनी ने अभी अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में एक सुरंग का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था चेनानी नशरी सुरंग परियोजना। इस परियोजना के तहत जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे पर एक सुरंग बनाई गई थी, रोड टनल थी, ये सड़क सुरंग थी, जिसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये सुरंग नेशनल हाईवे 44 पर लोकेटेड है। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की जो दूरी है उसका ट्रेवल टाइम 2 घंटे कम हो गया है। वापिस आते हैं न्यूज पर। जिस लोन में इसको डिफॉल्टर घोषित किया गया इस कंपनी को, ILFS को, ये एक अनसिक्योर्ड लोन था, मतलब इस पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी गई थी कंपनी के द्वारा। और टोटल ऋण जिस पे इसको डिफॉल्टर घोषित किया है वो आज की डेट में हो गया है 450 करोड़ रुपए। याद रखेंगे आप, 450 करोड़ रुपए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी भारत में FDI को लेकर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है सेक्टर वाइज उसके टॉप सेक्टर्स जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान जो है वो टेलीकॉम क्षेत्र ने प्राप्त कर लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान FDI जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आई है उसमें 50% की वृद्धि हुई है, 50% का इंक्रीज हुआ है। और इस वृद्धि का महत्वपूर्ण श्रेय जाता है 2016 में शुरू हुई रिलायंस जियो से। अब बात कर लेते हैं कि टॉप जो रैंक है वो तो टेलीकॉम सेक्टर का आ गया, और बाकी के रैंक्स में सेकंड रैंक जो है वो भी निर्माण क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है। टॉप 5 की बात करें तो बाकी के जो 3 हैं, तीसरा स्थान है वो रिटेल एंड होलसेल ट्रेड सेक्टर यानी कि खुदरा एवं लोक थोक व्यापार क्षेत्र का। 4th रैंक है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का, और 5th रैंक है कंप्यूटर सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट न्यूज है हमारी एक कंपनी जिसका नाम है सेल, SAIL। इससे रिलेटेड पहले इस कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस कंपनी का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भारत की एक महारत्ना कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात यानी कि स्टील निर्माता कंपनी है। और कौन कौन सी महारत्ना कंपनीज है भारत में, जैसे कि NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल हमें पता चल गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ब्रैकेट्स में इनके नाम के साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आ जाते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने, जिसमें कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है सेल में, इस कंपनी ने इस साल केंद्र सरकार को लाभांश देने में असमर्थता, अपनी इनएबिलिटी जताई है। लाभांश क्या होता है, जिसको डिविडेंड भी बोलते हैं। किसी भी शेयर होल्डर की, किसी भी इन्वेस्टर की जब किसी कंपनी में हिस्सेदारी होती है तो उस कंपनी के वार्षिक लाभ का कुछ हिस्सा उस शेयर होल्डर को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। उसको उस इन्वेस्टर का लाभांश कहते हैं, डिविडेंड जिसको बोलते हैं। तो सरकार का इस कंपनी में हिस्सेदारी का जो लाभांश उसको मिलना था, इस साल ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स ही नहीं है कि जिसमें से कुछ हिस्सा सरकार को दिया जा सके। इस कंपनी का जो डेट टू इनकम रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इनकम कम हो गई है। अब इस का सरकार पर क्या असर पड़ेगा। सरकार के, आपको पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही सरकार अपने उस फाइनेंशियल ईयर के बजट टारगेट्स डिसाइड करती है, पब्लिकली अनाउंस करती है कि हमारा इतना बजट कलेक्शन का टारगेट है और इन इन स्रोतों से, इन सोर्सेस से ये पूरा किया जाएगा। तो इसी के तहत सरकार ने मार्च के अंत तक जो इसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, जिसमें से जैसे कि ये कंपनी सेल भी है, इससे जो लाभांश है, इससे लाभांश का से जो आने वाली प्राप्तियां थी उसका टारगेट सरकार ने रखा था 1.06 ट्रिलियन रुपीस। तो अगर इस तरह से पब्लिक सेक्टर कंपनीज बैकआउट करेंगी डिविडेंड देने से, लाभांश देने से, सरकार का जो बजट टारगेट का हिस्सा है वो पूरा नहीं हो पाएगा इस लाभांश का। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बजट अनाउंस होता है उसमें दो तरह की प्राप्तियां होती हैं, टैक्स प्राप्तियां, टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स। टैक्स के अलावा जो प्राप्तियां होती हैं वो कहलाती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सरकार को अपनी हिस्सेदारी की कंपनियों के लाभांश से जो प्राप्तियां होती हैं, लाभांश जो है वो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी कौन सी बन गई है? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। आपको पता ही है कि वोडाफोन कंपनी और आइडिया कंपनी का अभी मर्जर हुआ था हाल ही में। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो मर्ज होके जो कंपनी नई बनी है, इसने भारतीय एयरटेल को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा मार्केट शेयर बना लिया है अपना, और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स जो हैं इंडिया में इसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। सेकंड नंबर पर रह गई है एयरटेल टाटा डोकोमो, तीसरे पर जियो आरकम और चौथे पर बीएसएनएल। नेक्स्ट न्यूज है हमारी गूगल से रिलेटेड। गूगल कंपनी ने हाल ही में 4 बैंक्स के साथ एक समझौता किया है, अग्रीमेंट किया है। ये 4 बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फोर्थ है फेडरल बैंक। आपको पता ही है कि ये चारों देश के प्राइवेट सेक्टर के, निजी सेक्टर के बैंक्स हैं। समझौता किस चीज से रिलेटेड किया है? गूगल की एक ऐप है इस कंपनी की, गूगल पे, जी पे, जिसका पहले नाम क्या था? गूगल तेज, जो बदल कर अब रख दिया गया है गूगल पे। इस ऐप में इस ऐप से रिलेटेड इन 4 बैंक्स के साथ समझौता किया गया है। ऐप क्या है ये? जी पे। ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम है जिसके थ्रू बैंक अकाउंट्स के अक्रॉस अपनी मनी का ऐप यूजर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। और बैंक्स के साथ क्या समझौता किया गया है कि इन बैंक्स के थ्रू, जैसा कि स्क्रीन पर विजिबल है, ऑनलाइन लोन दिए जाएंगे जिनको बोला जाएगा प्री अप्रूव्ड लोन्स। प्री अप्रूव्ड ऑनलाइन लोन्स पहली बार दिए जाएंगे। और इसमें क्या यूज किया जाएगा, किस पद्धति का यूज किया जाएगा? डेटा एल्गोरिथम पद्धति का यूज किया जाएगा। और इस पद्धति का यूज करके छोटे ऑनलाइन लोन्स प्रदान किए जाएंगे कस्टमर्स को, और इन लोन्स को क्या कहा जाएगा? प्री अप्रूव्ड लोन्स। नेक्स्ट न्यूज है हमारी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से रिलेटेड। इस कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली कंपनी होने का गौरव प्राप्त किया है। और किस क्षेत्र में? मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये पहली कंपनी बन गई है जिसने 8 ट्रिलियन रुपए, यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के मार्क को क्रॉस किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है एस्पिरेंट्स? किसी भी कंपनी के शेयर्स जो इसके शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, उन्होंने खरीदे होते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है टोटल, वो इस कंपनी की बाजार पूंजीकरण वैल्यू यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू बन जाती है। तो RIL इसमें भारत की टॉप मोस्ट कंपनी, नंबर 1 कंपनी बन गई है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है वो क्या है? रिलायंस जियो की जो इनॉग्रेशन की गई थी वो।
तो जैसा कि स्क्रीन पर विजिबल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टोटल टॉप 10 कंपनीज जो हैं वो आपको स्क्रीन पर विजिबल हैं। टॉप मोस्ट मैंने आपको अभी बताया कि रिलायंस पहली पोजीशन पर है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कंपनी से रिलेटेड, आईटीसी लिमिटेड। इस कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो एचयूएल को हाल ही में पछाड़ दिया है। आईटीसी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो एफएमसीजीज बनाती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि प्रमुख उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण करती है। इस कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू की बात करें तो अभी अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एचयूएल को पछाड़ दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है, जिस कंपनी की ज्यादा होती है उसको कहा जाता है कि वो ज्यादा मूल्यवान है। तो अभी अभी जैसे पीछे हमने न्यूज में बात करी, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, आरआईएल, और ये जो आईटीसी लिमिटेड है इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पछाड़कर चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है, और जो एचयूएल है वो 5वें स्थान पर खिसक गई है। आपको टॉप 10 रैंकर्स स्क्रीन पर विजिबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ, जो कि रिलेटेड है एक कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से। HCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, ये आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अगर रेवेन्यू की बात करें, राजस्व की बात करें, तो विप्रो जो एक दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी है विप्रो लिमिटेड, उसको पछाड़ दिया है। इसका जो HCL का रेवेन्यू है वो बढ़कर $2.05 अरब हो गया है, जबकि विप्रो लिमिटेड का रेवेन्यू घटकर $2.03 अरब रह गया है। अगर बात करें HCL टेक्नोलॉजीज की, तो इसके जो चेयरमैन हैं, जो इसके फाउंडर भी हैं, संस्थापक भी थे, वो हैं शिव नदार, जो इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं, और विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं अजीम प्रेमजी। जैसा कि स्क्रीन पर आपको विजिबल है, भारत की सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो है टीसीएस का। दूसरे नंबर पर रेवेन्यू यानी कि राजस्व की टर्म्स में है इन्फोसिस, तीसरे पर आ गई है अब HCL टेक्नोलॉजीज, और चौथे पर आ गई है विप्रो लिमिटेड। हमारी लास्ट न्यूज इस वीडियो लेक्चर की है, भारत जो है वो विश्व की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वर्ष 17-18 के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आंकड़े घोषित किए गए हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस देश का, जिस अर्थव्यवस्था का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि स्क्रीन पर विजिबल है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी है चाइना, तीसरी जापान, चौथी जर्मनी, 5वीं ब्रिटेन, और 6ठे स्थान पर पहुंच गया है भारत। भारत ने यह स्थान फ्रांस को पछाड़कर प्राप्त किया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? किसी भी देश में जो फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हर साल किसी भी वित्त वर्ष के दौरान पैदा होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की जो फिनिश हो गए हैं, पूरे बन गए हैं, ऐसे नहीं जो भी प्रोसेस में हैं। तो फिनिश्ड यहाँ पर टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की जो मौद्रिक वैल्यू है किसी भी देश के अंदर जो उत्पन्न किए जाते हैं उनका जो टोटल है वो कहलाता है उस देश का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भारत जो है वो क्या हो गया है, 6ठे स्थान पर आ गया है अगर अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाए। और यदि इसी गति से चलता रहा तो भारत 5वें स्थान पर जो भी ब्रिटेन स्थित है उसको भी पछाड़ देगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के शुरुआत में ही रिक्वेस्ट की थी कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, यूट्यूब पर वीडियो को लाइक करना ही है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को भेजना है। और जैसा कि स्क्रीन पर विजिबल है, हमारी इसी मुहिम के तहत हम हर महीने अपने एफर्ट्स देकर
हमारी पूरी टीम का जिसमें एफर्ट रहता है आपके लिए स्पेशली हिंदी में मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है वो पब्लिश करते हैं, जो सभी को हमारी वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी वेबसाइट आपको पता ही है www.dhingraclasses.in। यहाँ पर करंट अफेयर्स मेन्यू में ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, करंट मंथ का भी और पिछले सारे मंथ्स का भी आपको करंट अफेयर कैप्सूल जो है वो अवेलेबल रहता है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इन वीडियोस में कुछ और एडिशन चाहते हैं, कोई नवीनता चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। अपने सुझाव देने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं। टाइप करके मैसेज हमें इनबॉक्स कर दीजिए, हम आपके मैसेजेस पर ज़रूर गौर करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी तैयारी साथ ही आशा है कि अच्छी चल रही है और हमारे वीडियोस आपकी इस तैयारी में आपको योगदान दे रहे होंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।